तो देखिए सबसे पहले तो आता है अपने पास अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन को डील करना है, इनकरेक्ट डेटा डील करना है, सिस्टम फेलियर एंड डेटाबेस डिस्ट्रक्शन। ये 4 तरीके के डेटाबेस में फेलियर्स क्रिएट हो सकते हैं। अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन यू ऑल नो क्या होता है, सिंपली हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स सपोज T1, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें कहीं किसी स्टेप पर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो वो स्टेट होती है फेल्ड स्टेट, और जब सारा का सारे एक्शंस बफर के सारे एक्शंस रोल बैक कर दिए जाते हैं वो होती है हमारा ट्रांजैक्शन इज इन अबॉर्टेड स्टेट। ठीक है, तो हमको किससे डील करना आना चाहिए, अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन से डील करना आना चाहिए। टू करेक्ट द एरर्स द सिस्टम मस्ट रोल बैक बाय अनडूइंग द स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सारे के सारे अबॉर्टेड ट्रांजैक्शंस के सारे एक्शंस रोल बैक होने ही चाहिए। ठीक है, एक टाइप ऑफ एरर अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा है आपका इनकरेक्ट डेटा, यानी कि आपका कोई भी डेटा है, एक मैंने रीड ऑपरेशन लगाया फिर मैंने इस पे राइट ऑपरेशन लगाया, दूसरे ट्रांजैक्शन ने भी इस पे राइट ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, तो एक ही वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज, दो ट्रांजैक्शन मल्टीपल वैल्यूज रीड कर रहे हैं अभी फॉर टाइमिंग, जब तक कमिट नहीं हो जाता। तो हम बोल सकते हैं हमारे अपडेटिंग अ डेटाबेस करेक्टली बट विथ अनकरेक्ट डेटा। ठीक है, हम अपने डेटाबेस की वैल्यूज को करेक्टली अपडेट करना चाहिए हमें। हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिस भी डेटाबेस की वैल्यू को यूज में ले रहा है उसको करेक्ट डेटाबेस की वैल्यू यूज में लेनी है, राइट। बफर की वैल्यू वो यूज में लेगा तो द बफर की वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स चेंजिंग, है ना। हर एक ट्रांजैक्शन उस बफर की वैल्यू को तो चेंज करते रहेंगे, तो जब चेंजेस हो तो दैट शुड बी इन अ करेक्ट फॉर्म, राइट। फिर आता है हमारा सिंपल सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर या डिस्क क्रैश, कुछ भी आपका तरीका डेटाबेस में फेलियर्स हो सकते हैं। पावर फेलियर हो सकता है, डिस्क क्रैश हो सकती है, रैम रोम कोई भी कंटेंट मैनिपुलेट हो सकता है, डेटाबेस आपकी मेमोरी में जहाँ पे सेव्ड है वो क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दैट कम्स अंडर सिस्टम फेलियर। फिर आ जाता है हमारे पास डेटाबेस डिस्ट्रक्शन, पार्ट ऑफ डेटाबेस में बी डिस्ट्रॉयड। मान लीजिए हमारा बड़ा सारा सा डेटाबेस है, उसका कोई पार्ट ऑफ मेमोरी, पार्ट ऑफ डेटाबेस हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया, किस तरीके से, वायरस आ गया, हैक हो गया, कोई भी वायरस हैकिंग कुछ भी हो सकता है, हमारे डेटाबेस में डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो वो भी हमारे एक तरीके का फेलियर ही माना जाएगा। ठीक है, वो भी क्या माना जाएगा, हमारा एक तरीके का फेलियर ही माना जाएगा। फाइन, ठीक है। फाइनली यहाँ इसी के साथ में आपका डेटाबेस से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी रिकवरी जो भी टेक्निक्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। ये आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, डिटेल में नहीं था लेकिन हाँ पढ़ा ज़रूर था। बीएससी वालों ने तो पूरा ही पढ़ा हुआ है डिटेल में। फाइन, तो यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन एकेडमिक्स में आता है डेटाबेस रिकवरी से रिलेटेड, डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। 4 वो पॉइंट्स कल पढ़े थे, जो आपकी रिकवरी किस तरीके से की जाती है, इसमें कौन कौन से फेलियर्स होते हैं डेटाबेस के, और कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने चाहिए, राइट। तो इसी के साथ अपना डेटाबेस रिकवरी कंप्लीट हो गया। फाइन, अब जब डेटाबेसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ना 2 डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस और होते हैं। ठीक है, यू हैव स्टडीड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क सारे अदर अलग सिस्टम्स पे अपने डेटाबेस की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर करता है ना। यू हैव स्टडीड रिलेशनल, यू हैव स्टडीड एडवांस्ड, एडवांस के और की पॉइंट्स अभी तुम्हारे पास आएंगे। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 तरीके के डेटाबेस और होते हैं। ठीक है, जिसमें एक में तो हमने फाइल स्टोर कर ली, तो एक तो डेटाबेस वो हो गया जिसमें हम फाइल स्टोर कर रहे हैं। 2 तरीके के डेटाबेसेस और हैं हमारे पास। एक डेटाबेस का नाम है हमारे पास मल्टीमीडिया डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ नाम से ही तुम्हें समझ आएगा मल्टीमीडिया डेटाबेस, और एक डेटाबेस है तुम्हारे पास टेम्पोरल डेटाबेस। ठीक है, एक तो है मल्टीमीडिया, एक है टेम्पोरल। अब मल्टीमीडिया डेटाबेस यानी कि ऐसा डेटाबेस जिसमें जो फाइल्स हम स्टोर करेंगे वो फाइल्स किस तरीके की हो सकती हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती हैं। इट कैन बी ऑडियो, इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी अ GIF, इट कैन बी एनी मल्टीमीडिया फाइल विच इज सपोर्टेड बाय द डेटाबेस।
ठीक है। तो जिसमें मल्टीमीडिया फाइल्स होंगी, सिंपल उनको क्या बोला जाएगा, मल्टीमीडिया डेटाबेस। टेम्पोरल डेटाबेस क्या होता है, टेम्पोरल यानी कि इसमें वर्ड आया है टेम्पररी, राइट। तो ऐसे डेटाबेस जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर टाइम तक टेम्पररी बेसिस में क्रिएट करे गए हैं, ठीक है। टेम्पोरल यानी कि टेम्पररी, दैट मीन्स ऐसे डेटाबेस जो कोई रिस्पेक्टिव टाइम तक थ्रू आउट द लाइफ ड्यूरेबल नहीं है, आपके डेटाबेस नहीं है। हमने क्या किया है, कोई रिस्पेक्टिव टाइम हमने क्रिएट किया है जिस टाइम तक हमारे डेटाबेस क्रिएटेड रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो मेमोरी को फ्री कर देंगे, राइट। तो दो टाइप्स ऑफ डेटाबेस हैं हमारे पास, मल्टीमीडिया एंड टेम्पोरल। स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया डेटाबेसेस से कि मल्टीमीडिया डेटाबेसेस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड मल्टीमीडिया डेटा। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे नाम में ही है मल्टीमीडिया डेटाबेस, यानी कि मल्टीमीडिया डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कोई भी स्केचेस, ड्राइंग्स हो सकते हैं, कोई भी डेटा आप सेव कर सकते हो, इमेजेस आप स्टोर कर सकते हो इस डेटाबेस में, एनिमेशंस, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा, ठीक है। एंड हैव, क्योंकि इन सब का साइज बहुत बड़ा होगा, राइट। इफ यू कैन सी, अगर आपकी ऑडियो वीडियो फाइल्स अगर कहीं आप किसी भी डेटाबेस में स्टोर करके रखते हो तो उसका साइज बाय डिफॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो छोटे साइज के फाइल्स में तो स्टोर ही नहीं कर सकते, राइट। तो हम इसी वजह से अपन इतने सारी मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट इट हैव वास्ट अमाउंट ऑफ मल्टीमीडिया सोर्स मल्टीमीडिया डेटा, ठीक है। बहुत ही बड़ा इसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है इन डेटाबेसेस की, जिसमें ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मैनेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया डेटा विच कैन बी स्टोर, डिलीवर्ड एंड यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज, इज नोन एज मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कोई भी फ्रेमवर्क है जो इस मल्टीमीडिया डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, इसमें स्टोर कर रहा है, इसको, इसमें कोई भी डेटा डिलीवर कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन, ठीक है। ब्रॉडली अगर हमको इसको पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, इसको अच्छे से समझना है, तो हम बोल सकते हैं पहले तो मल्टीमीडिया डेटाबेस होता क्या है, एंड देन वी कैन समराइज इट विद सम डिफरेंट कंटेंट्स। क्या, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम अपने मल्टीमीडिया डेटाबेसेस में यूज में लेते हैं। चार आपके कीवर्ड्स हैं, विच इज, फर्स्ट यू हैव इज मीडिया डेटा, ठीक है। देन यू हैव मीडिया फॉर्मेट डेटा, फिर आता है मीडिया कीवर्ड डेटा, एंड देन आता है मीडिया फीचर्ड डेटा, राइट। सबसे पहले आता है मीडिया डेटा। अब यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा को हम मीडिया डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी एक्चुअल डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, इट कैन बी अ सोर्स, इट कैन बी इमेज, इट कैन वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो द एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, हमारा सिंपल जो एक्चुअल डेटा है वो हमारा होता है मीडिया डेटा, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट यू हैव इज फॉर्मेट डेटा। अब यहाँ पे फॉर्मेट आ गया है ना। तो इस मीडिया फॉर्मेट डेटा में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, उस पर्टिकुलर डेटा, जो आपका डेटा है उसके इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, लाइक उसका फॉर्मेट क्या है, उसका रेजोल्यूशन कितना है, आपकी वीडियो का, इमेज का, एनिमेशन का, उसकी सैम्पलिंग रेट कितनी है, उसको एनकोड कौन सी स्कीम से किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली अबाउट द फॉर्मेट ऑफ मीडिया डेटा आफ्टर इट गोज थ्रू एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड एनकोडिंग फेज, ठीक है। अलग अलग फेजेस होते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके सेकेंड ईयर में है, अभी ऐड हुआ है। तो हर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ना जब डेवलप किया जाता है तो अलग अलग फेजेस होते हैं हर सॉफ्टवेयर के, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी जब मीडिया डेवलप किया जाता है तो उसके भी फेजेस होते हैं। फाइन, तो हम बोल रहे हैं कि मीडिया फॉर्मेट डेटा में सारी की सारी मीडिया से रिलेटेड, फॉर्मेट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। क्या हो गया, हाँ फाइन। तो मीडिया से कीवर्ड, सॉरी, फॉर्मेट डेटा में क्या यूज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा सारी की सारी मीडिया डेटा की फॉर्मेट से रिलेटेड, लाइक उसका टाइम, उसका टाइम, नेक्स्ट में उसके रेजोल्यूशन, उसकी सैम्पलिंग रेट, उसका क्या इमेज का साइज है, क्या उसकी इनकोडिंग स्कीम है, जेपीजे फाइल है, MP3 फाइल है, MP4 फाइल है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम किस में स्टोर करके रखते हैं, मीडिया फॉर्मेट डेटा में,
ठीक है। मीडिया डेटा में एक्चुअल डेटा स्टोर कर दिया, फॉर्मेट डेटा में उसका फॉर्मेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। नेक्स्ट आता है कीवर्ड डेटा। अब कीवर्ड डिस्क्रिप्शन रिलेटिंग टू जनरेशन ऑफ डेटा, कि कब वो पर्टिकुलर डेटा, मीडिया डेटा कब आपका बनाया गया है, उसका डेट, टाइम एंड रिकॉर्डिंग कहाँ पे की गई है। ठीक है। अब जब आपके डेटा की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड इंफॉर्मेशन है, लाइक वो कब बनाया गया है, उसका डेट, टाइम, प्लेस, ये जो डेटा की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग, मीडिया कीवर्ड डेटा में। ठीक है। द कीवर्ड डिस्क्रिप्शन रिलेटिंग टू द जनरेशन ऑफ डेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट डिस्क्रिप्टिव, एग्जाम्पल डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कि कब वो पर्टिकुलर डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर किया गया है, उसका करेक्ट टाइम, प्लेस एंड डेट। राइट। तो ये सारी की सारी डिटेलिंग आपकी आ जाती है कीवर्ड डेटा में। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मीडिया फीचर डेटा। अब देखो, फॉर्मेट में तो फॉर्मेट स्टोर कर लिया तुमने मेन डेटा का, कीवर्ड डेटा में तुमने उसकी टाइम, डेट, प्लेस, जनरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, और अब लास्ट है मीडिया फीचर डेटा। अब यहाँ पे तुम उसका डिस्क्रिप्शन स्टोर करके रखोगे कि कौन सा शेप है, कौन सा टेक्सचर है, कौन से कलर्स, कौन सी कलर फैमिली को बिलोंग करता है आपका मीडिया। राइट। तो फीचर्स में उसके फीचर डेटा में उसके फीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखेंगे। कंटेंट डिपेंडेंट डेटा सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स, काइंड ऑफ टेक्सचर्स, डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट इन डेटा। आपके डेटा में कितने अलग अलग शेप्स प्रेजेंट हैं, कौन सी कलर फैमिली है, कौन सा काइंड ऑफ टेक्सचर यूज में लिया जा रहा है, बेसिकली उसके फीचर्स जो भी हैं हमारे मीडिया का, वो हम मीडिया फीचर डेटा में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो यू कैन सी चार हमारा मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के की पॉइंट्स हैं, कंटेंट्स हैं। फर्स्ट यू हैव इज मीडिया डेटा, जिसमें एक्चुअल डेटा स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड यू हैव इज मीडिया फॉर्मेट डेटा, जिसमें सारा का सारा मीडिया का फॉर्मेटिंग, लाइक रेजोल्यूशन, सैम्पलिंग, इंक्लूडिंग स्कीम, सब कुछ स्टोर करके रखेंगे। थर्ड यू हैव इज मीडिया कीवर्ड डेटा, जिसमें उसके जनरेशन से रिगार्डिंग चीजें स्टोर करके रखेंगे, लाइक कंटेंट, कोई भी टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग। लास्ट यू हैव इज मीडिया फीचर डेटा, जिसमें उसके फीचर्स से रिगार्डिंग हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे। राइट। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट यू हैव इज टेम्पोरल डेटाबेस। ये मल्टीमीडिया डेटाबेस के बारे में इतना ही जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस बेसिक बेसिक देखना है। यू कैन आप बुक्स पे रेफर कर सकते हो, बुक्स आपको मिल जाएंगी, पढ़ी हुई होंगी आपके पास पहले सेकेंड ईयर की, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि समझ नहीं आएगा, यही सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिटेल्ड में प्रेजेंट है। फाइन। नेक्स्ट यू हैव इज टेम्पोरल डेटाबेस। अब टेम्पोरल डेटाबेस क्या होते हैं, मैंने जैसे बताया, टेम्पोरल यानी कि टेम्पररी, है ना, टेम्पोरल यानी कि टेम्पररी। जो भी चीज आप स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, दैट इज रिलेटेड टू टाइम इंस्टेंसेस। हमने क्या से उसको रिलेट कर दिया, टाइम इंस्टेंसेस तक। ठीक है। इट ऑफर्स टेम्पोरल डेटा टाइप्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को इस पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं। राइट। दिस इज योर टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस। तो जब कभी ऐसी जरूरत पड़े जिसमें हमको टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन या टाइम के अकॉर्डिंग हमको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपना डेटा स्टोर करके रखना है डेटाबेस में, तो हम कौन सा डेटाबेस यूज में लेते हैं, टेम्पोरल डेटाबेसेस। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वहाँ पे जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास मीडिया कीवर्ड डेटा, फीचर डेटा एंड फॉर्मेट डेटा एंड मीडिया डेटा, ये चार हमारे पास कीवर्ड्स थे। इसी तरीके से हमारे पास टेम्पोरल में भी कीवर्ड्स हैं। टेम्पोरल में यू हैव 3 बेसिक टाइम लिमिट्स, ठीक है, विच इज नोन एज, फर्स्ट यू हैव इज वैलिड टाइम, देन यू हैव इज ट्रांजैक्शन टाइम, फिर आता है डिसीजन टाइम। ठीक है। 3 टाइम लिमिट्स होती हैं, 3 टाइम्स वेरिएशंस होते हैं हमारे पास, वैलिड टाइम, ट्रांजैक्शन टाइम एंड डिसीजन टाइम। तो वैलिड टाइम क्या होता है, इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फैक्ट इज ट्रू इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है। हमने कोई वैलिड टाइम, अब वैलिड मतलब जब तक सही है, वैलिड मतलब करेक्ट,
तो हमने बोला कोई भी टाइम उस जिस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमने वैल्यू पास करी 10 या हमने y की वैल्यू पास करी 5, अब आपके रियल टाइम में ये वैल्यूज डेटाबेस में कब तक सही हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स इज ट्रू इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में ये वैल्यूज कब तक सही हैं हमारे डेटाबेस में, कब तक ये वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज वैलिड टाइम, ठीक है। जैसे ही आपकी ये वैल्यूज ओवरराइड हो गई या टेम्पोरल डेटाबेस क्रिएट खत्म हो गया, वैसे ही ये वैल्यूज आपकी डिलीट हो जाएंगी, वैलिड टाइम आपके इन वैल्यूज का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैलिड टाइम बेसिकली क्या है, एक टाइम पीरियड है जिसमें सारे के सारे फैक्ट्स या सारी की सारी वैल्यूज ट्रू हैं, जब तक सारे के सारे फैक्ट्स सही हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इज ट्रांजैक्शन टाइम। ट्रांजैक्शन टाइम, इसमें नाम में ही आ गया ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन टाइम इज द टाइम एट विच फैक्ट वॉज रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस, ठीक है। वो टाइम जिसमें ट्रांजैक्शन टाइम यानी कि जिसमें सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, राइट, रीड ए रीड बी, ये जो पूरा टाइम है दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन टाइम, जिस टाइम ड्यूरेशन में सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डेटाबेस में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट आपका आता है डिसीजन टाइम, is the time at which decision was made about the fact। आपके कोई भी डिसीजन क्रिएट करना कि ट्रांजैक्शन कमिट हो गया है या ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गया है, ये दोनों डिसीजंस आपके कॉपी किया जाना चाहिए डेटाबेस में, वैल्यूज या बफर से डिलीट कर देनी चाहिए या रोल बैक कर देना चाहिए। जो भी डिसीजन क्रिएट करते, जो भी डिसीजन होता है हमारे ट्रांजैक्शन का, जब होता है उस टाइम को हम बोलते हैं डिसीजन टाइम, ठीक है। 3 टाइम्स हो गए वैलिड टाइम, जब तक आपका एक पूरा जो फैक्ट है, जो भी डेटाबेस में जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने स्टोर करी हुई हैं वो वैलिड हैं जितनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, वो हो गया हमारा वैलिड टाइम। ट्रांजैक्शन टाइम, जब सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे डेटाबेस में, वो हो गया ट्रांजैक्शन टाइम। एंड डिसीजन टाइम, जब आपका कोई भी डिसीजन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बनाया जाएगा, कोई भी डिसीजन बनाया जाएगा, that will be considered as decision time, okay, ठीक है। तो this was your yes, तो अभी यहाँ पे डेटाबेस टेबल में क्वायरीज है, अब मुझे परफॉर्म करना है इस डेटाबेस टेबल में 4 स्टूडेंट आईडी और 6 स्टूडेंट आईडी को प्रिंट करवाना है। अब ये टास्क परफॉर्म करने के लिए ना एक ही क्वायरी बने ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मैं एक में क्या कर सकती हूँ, एक तो क्वेरी मैं ये बना सकती हूँ, दूसरी क्वेरी मैं इस तरीके से कर सकती हूँ जिसमें मैं सिग्मा डाल दूँ, एक स्टूडेंट आईडी पे मैंने कंडीशन डाल दी, अब 6 कर दी, 6 पे कंडीशन डाल दी और ईएमपी कर दी। या फिर मैं एक थर्ड कर दूँ, थर्ड क्वेरी क्रिएट करूँ जिसमें मैंने सिग्मा पे इन दोनों में साथ में एंड ऑपरेटर के साथ में कंडीशन डाली और अपने इस पर्टिकुलर तरीके से क्वेरी बना ली। अब कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, आई डोंट हैव ओनली वन वे, ठीक है। मेरे पास एक से ज्यादा क्वेरी हो सकती हैं, राइट। जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग में भी आपको अगर आई से आई प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड आपको 10 बार प्रिंट कराना है अगर, तो इसको 10 बार प्रिंट कराने के मल्टीपल तरीके हैं। आप ये तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में इसको 10 बार सेंड कर दो, या आप फॉर लूप लगा दो, या वाइल लूप लगा दो, या आप रिपीट लूप, अच्छा रिपीट लूप हमारे तुमने नहीं पढ़ा होगा अभी, ठीक है। अलग अलग लूप्स चढ़ा सकते हो, अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट में इसको परफॉर्म करवा सकते हो, है ना। अब यहाँ पे भी इसी तरीके का होगा, डेटाबेस में भी हमको कोई भी क्वेरी परफॉर्म करनी है, हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं उसको परफॉर्म करने के। मेरा एक तरीका हो सकता है मैं एक ही वैल्यू पास करूं, दूसरे में मैं 2 वैल्यूज पास करूं, तीसरे में मैं 3 वैल्यूज पास करूं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं आउटपुट को क्रिएट करने के। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उन सारे तरीकों में से एक बेस्ट सूटेड तरीका जो है, वन बेस्ट सूटेड तरीका जिससे मेरी क्वायरी बेस्ट पॉसिबल वे में एग्जीक्यूट हो, कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो, उस क्वायरी को सेलेक्ट करना होगा, है ना। इफ यू रिमेंबर, तुमने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर्स में एक टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लेक्सिटी,
है ना। डेटा स्ट्रक्चर में यू हैव स्टडीड द टॉपिक कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, वो किसी भी कोड की हमेशा कम होनी चाहिए, राइट। अभी आप जाओगे, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो आपको कोड्स लिखने होंगे, ठीक है। अब आपको कोड्स लिखोगे तो हमेशा मैनेजर और आपके जो हेड मैनेजर्स होंगे उनकी एक ही रिक्वायरमेंट रहती है टीम लीड्स की, कि ऑप्टिमाइज्ड कोड आना चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड कोड यानी कि आप हेलो वर्ल्ड लिखने के 3 तरीके हैं, इसमें से सबसे छोटा एक तरीका आपको सेलेक्ट करना है और उस तरीके को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपका लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड है 6 लाइंस का। अब इन 6 लाइन के कोड को मैं एक सिंगल लाइन में भी इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है। आपको छोटे से छोटा कोड लिखना है, कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि जब हम क्वायरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, किसी भी क्वायरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमको एक बेस्ट क्वायरी को फाइंड करना है जो उस टास्क को कम से कम टाइम में, कम से कम जगह में इम्प्लीमेंट करवा के दे दे, एग्जीक्यूट होके हमको आउटपुट परफॉर्म करते, राइट। तो दिस प्रोसेस ऑफ selecting one query which is best suited for databases is known as query optimization, ठीक है, is known as query optimization। इसमें query optimization का वो नहीं है क्या, एक सेकेंड, इतना आपको नहीं पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, ठीक है। तो क्वायरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट क्वायरी इवैल्यूएशन प्लान फ्रॉम द अवेलेबल पॉसिबल प्लान्स। हमें क्या करना है, सारे अवेलेबल पॉसिबल प्लान्स जो भी प्रेजेंट हैं उसमें से एक बेस्ट एफिशिएंट प्लान को सेलेक्ट करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वायरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हमें सारे पॉसिबल प्लान्स में से एक बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वायरी ऑप्टिमाइजेशन, फाइन, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं हमारे पास 2 क्वायरी है, मेरे पास 2 टेबल्स हैं, कस्टमर एंड अकाउंट। इसमें से मेरे को 2 क्वायरीज प्रोवाइड कर दी गई, एक क्वायरी ये है, दूसरी क्वायरी हमारे पास ये है। इफ यू रिमेंबर दिस इज अ सिंबल ऑफ जॉइंस। यहाँ ये सिंबल जॉइंस हमने पढ़ा था, फुल जॉइन, पार्शियल फुल जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, इनर जॉइंस, राइट। ये जॉइंस हमने रिलेशनल अलजेब्रा में डिटेल में पढ़े हुए हैं, फाइन। तो यस, ये आपको दो जॉइंस क्या करता है, 2 टेबल्स को क्रॉस प्रोडक्ट करता है विद द सेट ऑफ एनी कंडीशन से, कंडीशंस के साथ में, फाइन। तो हमने बोला कि ये 2 क्वायरी हैं हमारे पास, 2 टेबल्स का हमने एक क्वायरी परफॉर्म करी है। इन दोनों क्वायरी के आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है, राइट, लेकिन मुझे पता करना है कि इन दोनों में से बेस्ट पॉसिबल क्वायरी क्या है। तो यू कैन सी दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिफरेंस देखिए, फिर अपन देखेंगे कि कौन सी क्वायरी बेस्ट है। एक में तो क्या हो रहा है, यू कैन सी पहले जॉइन ऑपरेशन लग रहा है, ब्रैकेट्स को देखो ध्यान से, पहले क्या हो रहा है, पहले जॉइन ऑपरेशन लग रहा है एंड देन कंडीशंस लगेंगी, राइट। और फर्स्ट वाली में क्या होगा कि पहले कंडीशंस पुट होंगी अकाउंट्स पे, फिर कस्टमर पे, और फिर दोनों को ज्वाइन किया जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें तो क्या होगा, इसमें आपके ऑन टोटल 6 रिकॉर्ड्स जनरेट हो सकते हैं, इसके 2 रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे इस कंडीशन को अगर देखें तो, और कस्टमर के 4 रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे, ऑन टोटल 6 रिकॉर्ड्स जनरेट हुए। और दूसरी वाली के हमारे पास ऑन टोटल कितने रिकॉर्ड्स जनरेट हुए, अकाउंट्स के 4, कस्टमर के 4, ऑन टोटल 8 रिकॉर्ड्स। तो वी कैन से दैट एक में तो 6 रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, एक में 4 रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं। तो जिसमें कम रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली जो कम मेमोरी लेगा वो हमारा एफिशिएंट प्लान होगा। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये इन दोनों में से मेरी फर्स्ट क्वायरी एफिशिएंट है, राइट। अब किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है, कौन सी क्वेरी सेलेक्ट की जाएगी, कौन से पैरामीटर्स हम जज करेंगे, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक के अंदर, फाइन, ठीक है। यस, किसी को इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखो जॉइंस में आप आई नो कि याद तो नहीं होगा ये क्या हुआ है यहाँ पे जॉइंस में, कोई बात नहीं है, जॉइंस अपन फिर से पढ़ लेंगे, या कोई भी आपको स्टडी कर लेना।
पढ़ लेंगे। अभी पहले ये लास्ट वाला पार्ट देख ले, फिर जो पढ़ चुके हैं वो वाला पार्ट देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा हम पढ़ लेंगे। जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा किसी को कुछ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में कुछ पूछना है तो बोल दो, राइट। चलिए, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का सिंटेक्स मैं बता देती हूँ। 4 मिनट ही बच रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में तुम तीन चीजें पढ़ोगे। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन जो है ये रीड ओनली फाइल है। कॉलेज मेरे कॉलेज में मेरे पास थी, राइट। तो या रीड ओनली फाइल है, इसमें सारा कंटेंट तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सारा कंटेंट तुमको नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, सिर्फ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, मेजर्स ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड सॉर्टिंग पढ़नी है। बाकी ये बीच में जो भी है ना, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, पाइपलाइनिंग, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स ही हैं बस। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो कल हम पढ़ेंगे, मेजर्स बता दूंगी मैं आपको, एंड सॉर्टिंग बता देंगे। बस 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने। तो ये प्रेजेंटेशन अपलोडेड तो है आपके ड्राइव पे, लेकिन आपको पढ़ना सारा कंटेंट इसका नहीं है।